ये भी देखना होगा कि कौन कौन नेता कितना बड़ा नंबर लेकर के आता है गठबंधन में। इस बार एक बड़ी तस्वीर उससे भी बनेगी। जो भी नेता गठबंधन में एक बड़ा नंबर लेकर आएगा, क्या वो वाकई में वो तस्वीर बना देगा, वो एक उसको उसका क्रेडिट जाएगा, आगे के लिए उतनी हिस्सेदारी होगी उसकी, क्या होगा? डिपेंड करता है। जो निश्चित तौर पर जिन लोगों के जितने सांसद आएंगे उसके हिसाब से जब सरकार बनती है तो उसके हिसाब से उनको मंत्रिमंडल के पद मिलते हैं और मिलने भी चाहिए, वो उसका हक भी बनता है उसी हिसाब से मिलना। जैसे समाजवादी पार्टी मान लीजिए 35 या 36 या 37 सीट जीत के आएगी तो निश्चित तौर पर जो रेशियो होता है मंत्रिमंडल का, उसी रेशियो के हिसाब से उनको मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी। जी विनीता। मंत्रिमंडल बोले तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मंत्रिमंडल जी विनीता, थोड़ा मेरे यहाँ भीड़ भाड़ है तो बातचीत भी हो रही है, अब बीच में बाकी लोगों से भी जुड़ना पड़ रहा बीच बीच में। जी सर, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, लोग आपके आजू बाजू आए होंगे और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी में आपका भी एक बड़ा अहम किरदार रहा है और उत्तर प्रदेश में आपके अनुभव ने भी कमाल किया होगा, जाहिर सी बात है। अजय सर से मैं बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे। अजय सर, ये एक बात बताइए कि आपने जो आंकड़े निकाले थे उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल उलट आंकड़े आ रहे हैं अभी, और इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है और भी राउंड की अगर वोटिंग हो जाती है तो, मतलब काउंटिंग हो जाती है। मैंने जो आंकड़े दिए थे आपने देखा था विनीता जी, 63 ±5। जी जी जी, माइनस कर दे 5 या प्लस कर दे 5, ये आम जनता -5 लिखा था आपने जी। आप देख ले रिजल्ट्स क्या आएगा। अभी तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप एक एग्जैक्ट फिगर के साथ सामने आ रही हैं। आम जनता को हम टीवी चैनल्स, आप भी थी, मैं भी था, मैं भी करता था, 9 साल तक मैंने सेफोलॉजी किया है, पर हमें सेफोलॉजी करने के लिए कहीं ना कहीं इक्वेशंस बनाने पड़ते थे, आपको भी पता है। खैर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। इस 2 साल से मैं खुद का कर रहा हूँ, आम जनता से क्वालिटेटिव ले रहा हूँ। मैं आज भी इस बात को कह सकता हूँ, और आगे कर लो, मैं आज भी इस बात को कहने के लिए खुला हूँ और खुल के कहता हूँ कि 360 ±5 एनडीए की बात मैंने की थी, आसपास ही रहेगा रिजल्ट। अभी तो 12 बजा है, 12:30 हुआ है, वेट तो कर ले मैम, क्योंकि होता क्या है ना कि पोस्टल बैलेट्स पे सरकार बनाने की बात हो जाती है। मैं टीवी चैनल्स की बात नहीं कर रहा, उन्होंने भी इतने बड़े-बड़े सेफोलॉजिस्ट थे मैम, चीजें अप डाउन चल रही हैं, और जैसा चंदन ने शुरू में कहा, इतने बड़े-बड़े सेफोलॉजिस्ट थे, चैनल्स को करोड़ों रुपए देकर सेफोलॉजी कराया लोगों ने। क्या रिजल्ट आया? रैंडम पे जो रिजल्ट आ रहा है वो तो मैं क्वालिटेटिव के आसपास दे रहा हूँ, और मैं आज भी कहता हूँ कि मिनिमम 342। आपकी बात ठीक है सर, इतने बड़े-बड़े, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है सर, करके आंकड़े निकाले। आज सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है। हम याद करें अगर वो समय जब हम लोग शुरू में देखते थे दूरदर्शन न्यूज के जमाने से, जब एग्जिट पोल आते थे तो वो करीबन सही होते थे, लेकिन बाद में एक ट्रेंड होता चला आया कि आप जो है, मतलब देखिए, ये इसको निजी आप पर्सनल मत लीजिए, ये तो एक ट्रेंड आया मार्केट में। चंदन जी, यहाँ पर पत्रकार नहीं, एग्जिट पोल भी पार्टी बन गया था। परेशानी ये थी, अभी यहाँ पर 273 आंकड़ा, बहुमत के आंकड़े से एक ऊपर, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है आज बीजेपी को। विनीता, जिस पत्रकार ने 400 का आंकड़ा दिया कि 400 सीट बीजेपी की मिलनी चाहिए, उसको कहीं चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। आइंदा उसको शक्ल नहीं दिखानी चाहिए, अपना पेशा छोड़ देना चाहिए। उससे बेहतर है कि कोई और घटिया पेशा अपना ले। काहे को पत्रकारिता को बदनाम कर रहा है वो आदमी? 400 सीट, 390 सीट, 370 सीट, कोई जगह तो हो। 10% का प्लस माइनस हो सकता है, 15% का हो सकता है, लेकिन इतना प्लस माइनस कैसे हो सकता है? ये सरासर बिल्कुल बिकाऊ लोग हैं, सब बिके हुए पिछले 10 साल से, और इतना बदनाम हो चुके। देख लीजिए कि आप लोग अपने सोशल मीडिया पर जो कुछ करते हैं, लाखों लोग तुरंत आ जाते हैं देखने के लिए। आपके जितने यूट्यूब चैनल हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, कोई मिलता है तो कहता हमने आपको न्यूज रशा पर देखा था, हमने आपको फला यूट्यूब चैनल पर देखा था। कोई ये नहीं कहता कि हमने आपको फला टीवी पे ये कहते हुए सुना था। ये परिवर्तन आया है, वहां पहुंचा दिया है पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपने आप को। आप भी थे, बहुत लोग थे, कौन कितने चुल्लू में डूबेगा वो तो समय बताएगा। किसने कहा, किस पार्टी के साथ क्या खेल किया, वो तो समय बताएगा ना।
समय ज्यादा नहीं बचा है अजय सर, समय ज्यादा नहीं बचा है, 1 बजने वाला है कि नहीं है? 12:30 से ज्यादा का समय हो गया है। 400 और सीट का प्रेडिक्शन 4 करना घंटे मजाक है कि नहीं है? 4 घंटे में समय पूरा। मैं तो कह रहा हूं 420 का, तो ये 420 ही है ना। मैं तो बार बार कहता हूं कि 400 के ऊपर जिसने भी दिया वो 420 ही किया। और लोग यहाँ 50-50 के डिफरेंस पे खेलते हैं कि -50 +50, कहीं ना कहीं तो मामला अटकेगा। लोग 100 के मामले में अटकाने की कोशिश करते हैं करोड़ों रुपए लेकर। उनसे पूछिए ना सर, हम जैसे लोग क्वालिटेटिव करते हैं +-5 पे। अटका तो ठीक है, नहीं अटका तो कोई बात नहीं, वो नहीं ठीक है, +-5 +-10 भी हो सकता है, वो ठीक है बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, उतना एरर आ सकता है, वो स्वाभाविक वो स्टैटिस्टिक्स का नियम है, उतना आ सकता है, क्योंकि इसमें सोशल साइंस, साइकोलॉजी सब चीज शामिल है। ये जो चुनाव होता है केवल गणित नहीं है, ये समाज विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है, कई चीजें सम्मिलित है इसके अंदर। सर यहाँ पर और राजनीति के नए तस्वीर सामने आनी शुरू हो जाएगी, और 4 घंटे के बाद में अगर बहुमत का आंकड़ा ऐसे ही चलता रहा 273 जैसा, तो हो सकता है कि बीजेपी के और बाकी बड़े नेता जिनका नंबर प्रधानमंत्री बनने के लिए लग सकता था, उनमें से कुछ चेहरों का दावा ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं सिद्धांत जी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी कुंडली की भविष्यवाणियां कुछ सही निकल रही है। सिद्धांत जी, यहाँ पर कुछ नाम है ऐसे जिसमें से किस को नाम को आप सबसे पहले बड़ी झंडी देंगे? नितिन गडकरी भी इनके काम को लेकर के लगातार तारीफें होती रही थी, क्या कहेंगे कि कौन इस नंबर पर आगे बढ़ेगा? उनके अलावा और कौन से नाम है? लाइन चलाने के लिए चल जाएगी सिद्धांत जी, नेटवर्क इशू की वजह से आपकी बात जी, पूरी तरह से सुनाई नहीं दी मुझे। मैं ये पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री का चेहरा अगर बिल्कुल कांटे की टक्कर पे बीजेपी सरकार बना भी ले, तो किसकी कुंडली भारी पड़ने वाली है? इसमें कौन बनेगा फिर प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं तो? देखिए मेरा आकलन ये रहा है, नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। हाँ विनीता जी, मेरा आकलन ये रहा है कि अगर भाजपा 220 से 230 के आसपास अटकती है तो मोदी जी का तीसरी बार हाँ मैं कह रहा था कि अगर भाजपा 220-30 के आसपास अटकती है तो तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। उनकी कुंडली में तीसरी बार पीएम बनने का योग नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं। और बीजेपी 220-30 के आसपास अटकेगी, ये भी मैं पिछले लगभग 1 साल से कहे जा रहा हूं। सिद्धांत जी, ये बताइए कि मोदी के अलावा और किसकी कुंडली भारी है? देखिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थकों के बीच में झड़प हो गई है, अब ये तस्वीरें आने लगी है, इसका अनुमान था पहले? कुंडली की दृष्टि से अगर जो घटक दल है उनके समर्थन के नाम पे अगर बात फंसी तो नितिन गडकरी जी का नाम सामने आ सकता है, और अगर नितिन गडकरी जी का नाम सामने आ सकता है और इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाने के मुहाने पे आ गया तो राहुल गांधी जी का नाम डेफिनेटली आ सकता है। बाकी राजनीतिक उतार चढ़ाव में बीच में फिर किसका नाम अचानक उठ जाए, जैसे कि 2004 में मनमोहन सिंह जी का आ गया था, इसके बारे में आकलन करना मुश्किल है जी। यानी कि इस बार कुछ नहीं पता कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आज शाम तक कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर तो पता नहीं, नंबर साफ हो जाएगा किसके पास क्या हाल होगा। देखिए शशि थरूर लगातार पीछे चल रहे हैं, 16,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राय सर, मेरा सवाल आपसे है, लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी समर्थकों के बीच में झड़प हो गई है, आप क्या कहेंगे? अब ये क्या रिएक्शन है राय सर? सपा और बीजेपी समर्थकों के बीच में झड़प, लग रहा है राय सर के पास भीड़ ज्यादा इकट्ठी होने लगी है, जैसे जैसे खबरें बढ़ रही हैं। सर लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी समर्थकों के बीच में झड़प, क्या कहेंगे अब इस पर? अब ये झड़पें शुरू हो गई हैं। झड़प की कोई जरूरत नहीं थी, हो सकता है कोई गड़बड़ करने की कोशिश वहां की गई हो, तो निश्चित तौर पर मैंने कल भी चेतावनी दिया था कि खबरदार, जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है,
प्रशासन जनता से लड़ने की कोशिश न करे। कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो सारे कार्यकर्ता विजिलेंट हैं। मेरी अपील थी कि गांधीवादी तरीके से विरोध करें, कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में न ले, क्योंकि गांधी का हथियार सबसे मजबूत हथियार है। उसने अंग्रेजों को हरा दिया, तो इन लोगों की क्या औकात है। तो थोड़ी बहुत झड़प हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, बड़ी घटना नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम जीत रहे हैं, कोई हमें यहां लड़ने की जरूरत नहीं, वैसे ही हम जीत रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखिए, पाटलिपुत्र से मीसा भारती लगातार आगे, बिहार जेडीयू 15 और बीजेपी 12 सीटों पर आगे। यानी कि यहाँ पर अभी जेडीयू के लिए जैसा कहा जा रहा था सर, वैसा नहीं है। वाकई में लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो गणित है वो कभी कमजोर नहीं होता है, कहीं ना कहीं फिट हो ही जाता है यहाँ पर। अजय सर क्या कहेंगे इसमें आप? नीतीश कुमार की डिमांड कम नहीं होने वाली है लगता है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का जो कॉम्बो बन गया, वो इक्वेशन बिहार इज वन स्टेट जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि मोस्ट कास्ट बेस्ड स्टेट है, जहां इलेक्शंस कास्ट पे होता है, और वहां पर जेडीयू नीतीश ओबीसी ईबीसी के नेता हैं, बीजेपी स्वर्णों के नेता है। तो ये इक्वेशन वहां काम आ रहा है जो दिखता है मुझे। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जो पुराना लालू का तेवर है वो भी थोड़ा कम था, पर ठीक था, इसीलिए 15 और 12 में अटका हुआ है मामला। मात्र कितने सीट बचे हैं? आप 15 और 12 जोड़ लें, 27, 13 सीट का खेल है वहां मात्र, जो कि लोग खेल रहे हैं। और उसमें से भी 2-4 सीट मुझे जो लगता है आज की तारीख में अभी दैट विल शिफ्ट टू एनडीए, बिकॉज नीतीश is still a very strong face there, and he plays very smartly. यानी कि जेडीयू की नंबर जो है वो ठीक ठाक चलते रहेंगे, अभी लग रहा है कहीं ना कहीं फिट हो ही जाएंगे यहाँ पर। कभी राज्य में तो कभी केंद्र में उनकी डिमांड लगातार बढ़ी रही है। दूसरे रामविलास पासवान वाली तस्वीर उनकी बन चुकी है लग रहा है। Exactly, आप सही बोल रही हैं। ऐसे भी रामविलास से बड़े नेता बिहार के लिए वो थे। रामविलास हमेशा किसी पार्टी के दम पे ही खड़े रहे। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान की भी शाबाशी बनती है सर। चिराग पासवान भी 5 सीटों पर अच्छा खेल रहे हैं, ऐसी तस्वीर आ रही है। और हरियाणा में कांग्रेस 5, बीजेपी 5, बराबर टक्कर हरियाणा में। बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन पीछे हो गए हैं। वैसे तो बड़े अजीब से बयान पिछले टाइम से दे रहे थे, लोगों को शक होने लगा पता नहीं किस खेमे में है ये, लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं। 293 एनडीए, 228 इंडिया। अजय सर 228 और 293, 300 तो आ ही गया ना अभी तक। 273 से 20 का डिफरेंस आया। आगे देखते हैं ना, अभी तो समय है। पीएम मोदी ये तो रुझान है, 85,000। देखिए ये रुझान है सर, ये रुझान में भी पीएम मोदी तो सर ये देखिए मुखिया का रिकॉर्ड जो है वो शुरू के ट्रेंड से ही बहुत अच्छा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड कहां पर हम सोचते थे अजय राय क्या करेंगे, मतलब फिर पहले हार चुकी है फिर दोबारा लड़ रहे हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पर वो टक्कर दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं, बनारस में लगातार ट्रेंड में कोई बहुत ज्यादा गैप से आगे नहीं चल रहे हैं इस सिचुएशन में। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रुझान में क्या होता है ना कि 3,000, 4,000, 8,000, 10,000 के डिफरेंस पे हम नंबर्स कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, और वो नंबर जो होता है ना ट्रेंडिंग ऊपर ट्रेंडिंग एंड ट्रेलिंग पे हम चलाना शुरू करते हैं। 12:30, 1, 1:30 बजे तक तो हम यही करेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स तो आए नहीं है ना अभी तक। एक आया है बीजेपी के नाम पे, दूसरा अभी किसी को खुला ही नहीं है। तो मेरा कहना है वेट एंड वॉच। रिजल्ट्स ठीक है, किसको मिलता है, कौन जीतता है, कौन कितने नंबर पे जनता को बता दीजिए सर, आप जनता को बता दीजिए कितने घंटे और लोगों को सही तस्वीर दिखने लगेगी, और जो अब तक का ट्रेंड है उसको कितना यकीन करना चाहिए, आप बता दीजिए सर। जैसा दयाल साहब ने बताया कि 3 बजे तक तो आप वेट कर लें, क्योंकि ऐसे नॉर्मल कोर्स में हम देखते थे असेंबली और पार्लियामेंट में 1 बजे तक क्लैरिटी हो जाती थी, क्योंकि वन साइडेड होता था। इस बार वन साइडेड नहीं है, फैक्ट है वन साइडेड नहीं है। मैं इसको मानता हूं कि वन साइडेड नहीं है। जनता ने ये सोच लिया होगा शायद कि हमें कहीं ना कहीं अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये बताना है कि तू मेरे घर नहीं आए,
10 साल तक रहे, मेरे घर नहीं आए, तो शायद उसका एक ये नमूना और रिजल्ट है। ठीक सर, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अभी ट्रेंड और देख लीजिए। कल जो अखिलेश यादव ने एक प्रेस रिलीज जारी की अपने ट्वीट के द्वारा, उसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग कोई भी रिजल्ट नहीं देखिएगा, आप लोग बूथ पर रहिएगा और सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए।